नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास केवल तथ्यों का ब्यौरेवार वर्णन नहीं है। इतिहास उस युग की मानवों की सक्रियता का जीवंत दस्तावेज होता है। प्रत्येक युग का अपना एक चरित्र होता है और अपनी एक विशेषता होती है। इतिहासकार उस युग की उस वैचारिक पृष्ठभूमि सहित उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों को समझता है। तत्पश्चात इतिहास में लेखन को प्रस्तुत होता है। इतिहास लिखना सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है। इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं है। इतिहास अतीत से वर्तमान तक की एक जीवंत यात्रा है। और जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हमें उस काल स्रोत में बहे आते हुए उस जीवंत धारा प्रवाह मानव की यात्रा का अध्ययन करना होता है। इतिहास लिखने से पहले किसी लेखक को उसकी इतिहास दृष्टि निर्मित होती है। इतिहास दृष्टि कहीं ना कहीं उस युग के चेतना द्वारा प्रदत्त होती है। इतिहास पूर्णतः तटस्थ नहीं होता है, क्योंकि इतिहासकार कहीं ना कहीं अपने वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी प्रभावित रहता है और जिसके प्रभाव के कारण उसके इतिहास लेखन में उसकी विशिष्टता देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन भी इससे अछूता नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जब प्रारंभ होता है, इसकी पहली रचना जिसे हम सर्वमत से स्वीकार करते हैं, वह असल में इतिहास के मानकों पर भले कमज़ोर हो, किंतु वह पहली रचना होने का गौरव प्राप्त करती है। फ्रांस के विद्वान गार्सा द तासी ने सर्वप्रथम एक रचना जो लिखी थी, उसका नाम इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। यह ग्रंथ उन्होंने 1839 में प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ की दूसरी संस्करण 1847 ईस्वी में पुनः प्रकाशित की जाती है। यह इतिहास ग्रंथ इस मामले में हमारे लिए रोचक है कि यह पहली बार किसी विदेशी पृष्ठभूमि पर हिंदी के बारे में लिखा गया। यह फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा में वहाँ के विद्वान के द्वारा लिखा गया हिंदी का इतिहास है, परंतु इस इतिहास में इतिहास बोध हम नहीं देख पाते हैं। इतिहास दृष्टि कहीं ना कहीं इतिहास दर्शन की प्रायोगिक एवं अनुप्रयुक्त प्रयोग है। इतिहास दृष्टि युक्त इतिहास ही कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों को, हमारे पाठकों को ज़्यादा प्रभावित करती है। इतिहास दृष्टि से विमुक्त जो इतिहास लिखे जाते हैं, उनकी गणना इतिहास के क्रम में की ही नहीं जाती है। यह फिर भी इतिहास बोध ना होने के बावजूद, यह चूँकि प्रथम प्रयास था, इसकी गणना की गई है और हिंदी साहित्य के इसे प्रथम इतिहास कहलाने का गौरव प्राप्त है। इस इतिहास ग्रंथ में मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू के बहुत सारे साहित्यकारों की सूचियाँ और उनका जीवन वृत्त क्रमबद्ध देने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि गार्सा द तासी ने इतिहास के मानकों को आधार न बनाकर यूरोपीय ओरिएंटलिस्ट धारणा के अनुसार हिंदी और उर्दू को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है, जबकि यह हिंदी का स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं रह जाता है। इस मामले में अगली रचना इतिहास की जो हुई वह शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज नामक रचना की गई। यह स्वदेशी पहली इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य से संबंधित थी। शिव सिंह सेंगर स्वयं एक कवि थे और वे कवियों के गलत जीवनी वर्णन से दुखी थे और कहीं ना कहीं वे इस चीज़ को प्रमाणित करना चाहते थे कि कवियों का सही साक्ष्य समाज में प्रस्तुत होना चाहिए। उन्हें एक कवि के गलत जाति बताने या उसके संबंध में किसी पुस्तक में पढ़ने पर अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने यह तय किया कि वे किताब लिखेंगे, एक पुस्तक लिखेंगे इतिहास से संबंधित। और उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया को
कई दिनों तक कई सारी पुस्तकों को एकत्रित करके अपने निकष पर उतारा और एक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसे हम शिव सिंह सरोज के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने लगभग 1003 कवियों का जीवन वृत्त, जाति वर्णन और उनकी कविताओं का वर्णन किया है। परंतु इस ग्रंथ में भी इतिहास का आभास मात्र है। यह एक संकलन है, यह एक कवियों का संकलन कहा जा सकता है, परंतु इसमें सामाजिक सांस्कृतिक समीक्षाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। परंतु फिर भी परवर्ती इतिहासकारों के लिए कवियों का एक संकलन प्रदान करने का इसे गौरव प्राप्त है। तत्पश्चात इसके परवर्ती डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो आयरलैंड में जन्मे थे, उन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में उन्होंने भाषा विज्ञान के मानक को आधार बनाकर इस इतिहास ग्रंथ का निर्माण किया है। चूँकि वे एक भाषा वैज्ञानिक थे और उन्होंने भाषा सर्वेक्षण का कार्य उन दिनों किया था, और वे भाषा सर्वेक्षण को ही मूल आधार बनाकर पूरे भारत के उत्तर भारतीय भाषाओं को केंद्रित करके इस इतिहास ग्रंथ को लिखा। और इसमें भी उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को एक साथ भाषा के तौर पर लिखते हुए एक रस स्थापित किया। और वे मानते हैं कि हिंदी और उर्दू उस समय की सामाजिक भाषिक आवश्यकता की देन थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों को एक साथ ही प्रस्तुत किया और उसे भारतीय देशज भाषाओं के विकास क्रम के तौर पर उसे दिखाया। उन्होंने हिंदी के अलग से कोई इतिहास नहीं लिखा। तो इस मामले में कई बार दूसरे किशोरी लाल गुप्त ने जब उनका अनुवाद किया उस किताब का, तो इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया कि इसमें हिंदी के बारे में लिखा गया है। इनके पश्चात मिश्र बंधुओं, जो कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र, तीन भाइयों के मिलन से मिश्र बंधु शब्द पद का व्यवहार हम लोग करते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिश्र बंधु विनोद। वह पुस्तक 1913 में 3 खंड में प्रकाशित होती है तथा चौथा खंड 1914 में प्रकाशित होता है। यह पुस्तक इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें उन्होंने लगभग 5000 कवियों का विस्तृत वर्णन किया है। पहली बार मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में मूल्यांकन की पद्धति को अपनाते हैं। इसके पहले के जितने इतिहास ग्रंथ हैं उनमें मूल्यांकन की उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया जो किसी इतिहास ग्रंथ का नितांत आवश्यक तत्व है। मिश्र बंधुओं ने प्रभाववादी आलोचना को केंद्र में रखकर कई बार उसमें कई तथ्य दिए हैं, लेकिन ये ऐसा प्रयास है जिसमें पहली बार हमें सिर्फ संकलन या वर्णानुक्रम से कवियों का जीवन वृत्त नहीं प्राप्त होता है, बल्कि हमें यह प्राप्त होता है कि उसमें मूल्यांकन किया गया है। हमें एक अच्छे बुरे गुण दोषों का परिचय मिलता है, कवियों का समग्र मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टिकोण से भी यह इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में हमें सबसे प्रमुख इतिहास ग्रंथ के लेखक, हिंदी साहित्य के लिए जो मानक इतिहास ग्रंथ हम आज तक स्वीकार करते आए हैं तथा जिसकी महत्ता इतनी महत्वपूर्ण है, जिसका महत्व इतना शिरोधार्य है, जिसका महत्व परवर्ती के समस्त इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, वह इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह इतिहास ग्रंथ एक काशी नागरी प्रचारणी सभा के पत्रिका के भूमिका के रूप में पहल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। तत्पश्चात यह स्वतंत्र पुस्तकाकार रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आचार्य शुक्ल सर्वप्रथम इतिहास को कवि वृत्त संग्रह या दूसरी प्रकार की केवल संकलनों से बाहर निकालकर एक ठोस वैचारिक आधार प्रदान करते हैं। आचार्य शुक्ल ने पहले वैज्ञानिक चेतना संपन्न एवं बौद्धिकता युक्त
इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का, जिसे परवर्ती में समस्त इतिहासकारों ने इनका अनुसरण किया। आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखित यह हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के लिए आज भी मानक का कार्य करता है, और इसमें उन्होंने जिस प्रकार से इतिहास बोध को दृष्टिगत किया है तथा उसकी व्याख्या की है, एक एक काल का जितना सूक्ष्म और गहन विश्लेषण किया है, वह आज भी प्रेरणात्मक है। और आचार्य शुक्ल ने अपनी दृष्टि के अनुसार प्रायः हर उस हिस्से पर बहुत बौद्धिकतापूर्ण तर्क सहित अपनी इतिहास की व्याख्या की है, जिसे आम पाठक तक इसे समझ पाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जिस दर्शन का प्रयोग सर्वाधिक किया है, वो तेन एडोल्फ तेन की विचारधारा के अनुसार स्वीकारी जाती है विधेयवादी दर्शन, जिसे हम लोग मानते हैं। विधेयवाद में जिस प्रकार से कार्य कारण श्रृंखला को आधार बनाया जाता है, आचार्य शुक्ल ने अपनी पूरी पुस्तक में इस कार्य कारण श्रृंखला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास संबंधी परिभाषा में ही जब वे ये कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहेगा। हम इस जनता की सामूहिक चित्तवृत्ति को समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने आधार बनाया। क्यों? क्योंकि कोई भी युग उस जनता की संचित चित्तवृत्ति के परिवर्तनों से ही युग में परिवर्तन संभव होता है। हम सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं विविध दूसरे आयामों को भी जनता के संवेदनाओं से, विचारों से हम समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ही मुख्य आधार बनाया। उन्होंने किसी भी कालखंड को सबसे पहले जनता के मनस्व में छपने वाले चित्तवृत्तियों को उस कालखंड का प्रमुख आधार बिंदु बनाया, और उसे ही उन्होंने उसे प्रवृत्ति स्वीकार की। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने जब कालखंड विभाजित किया और उसका जब नामकरण किया, तो उन्होंने उन प्रवृत्तियों को मुख्यता दी, और इस आधार पर उन्होंने 4 कालखंडों को कवि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक एवं गद्य काल की संज्ञा देते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने पूरे इतिहास ग्रंथ में जनता की इसी सामूहिक चेतना को आधार बनाते हुए जब जब ऐसा महसूस हुआ कि किसी लेखक ने समाज को जीवंत रूप से उतना प्रभावित नहीं किया है, तब तब आचार्य शुक्ल ने उन्हें अपनी उस इतिहास दृष्टि से कमतर आंका है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा, जिसका प्रमुख आधार ही यही था कि वे दुरूह थे। आम पाठक तक, आम जनता तक उनकी कविताएं संप्रेषित नहीं हो पाती थी। आचार्य शुक्ल ने जब सिद्ध और नाथ साहित्य को धार्मिक प्रचार का साहित्य मानकर उसे जनता की असल चेतना से युक्त नहीं माना, तो उसे वे हिंदी साहित्य के आदिकाल में स्थान देने में संकोच करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के उदय में भी, उदय संबंधी धारणा में भी उन्होंने ये स्थापित किया है कि यह केवल आध्यात्मिक जागरण नहीं था। अगर उत्तर भारत की स्थिति देखें तो इस्लामी आक्रमण के पश्चात वहाँ की व्याकुलता, हिंदू जनता की विवशता और उन राजाओं की अक्षमता जो ना तो युद्ध जीत सक रहे थे और ना ही पराजय स्वीकार कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति का दुर्भाव ज़्यादा होता है। आचार्य शुक्ल ने अपनी समस्त धारणाओं के लिए कहीं ना कहीं किसी कारण को संप्रेषित किया है जनता के सामने। आचार्य शुक्ल ने प्रत्येक विचार कार्य कारण श्रृंखला के आधार पर तेन के विधेयवादी दृष्टिकोण दर्शन को अपनाते हुए दिया है। आचार्य शुक्ल ने तेन के प्रजाति, वातावरण और क्षण का भारतीयकरण करते हुए जनता, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और युगबोध को मुख्य आधार बनाए हैं अपने इतिहास ग्रंथ का। आचार्य शुक्ल ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भक्ति काल और छायावाद की भी समीक्षा की है। छायावाद के समय में उन्होंने जिस जनता की संचित वृत्ति को
काव्य में नहीं देख पाते हैं, उसे वे पलायनवादी की संज्ञा देते हैं। यह छायावाद या आचार्य शुक्ल के देखने की सीमा हो सकती है कि उन्होंने सिद्धनाथ जैन या छायावाद संबंधी तर्कों को उस तरीके से परवर्ती इतिहासकारों के लिए चुनौती स्वरूप छोड़ दिया कि वे आकर उन्हें पुनः उसमें कुछ नया देख सकें या उसे अलग तरीके से कुछ व्याख्यायित कर सकें। पर आचार्य शुक्ल का यह इतिहास ग्रंथ हमारे लिए मानक का काम करता है। परवर्ती इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास एवं मध्यकालीन बोध का स्वरूप जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विशेषता यह है कि वे प्राचीन परंपरा को आत्मसात करते हुए किंवदंतियों, लोक कथाओं, मौखिक परंपरा को भी आत्मसात करते हैं और उसे लिखित परंपरा से जोड़ देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि की एक खूबी है कि वे प्राच्य के इतिहासविदों के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना और भारतीय परंपरा को प्रमुख देते हैं। उनकी दृष्टि मानवतावादी है। उन्होंने अपने निबंध मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य में कहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टिकोण से देखने का पक्षपाती हूँ। उन्होंने साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए भी कहा है कि साहित्य का इतिहास केवल ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है, यह काल स्रोत में बहे आते हुए उस प्राणधारा की कथा है जो उसकी जीवन समाज की कथा कहती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल की परंपरा को निभाते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं तथा जिन स्थानों पर आचार्य शुक्ल ने मौखिक परंपरा को दरकिनार कर दिया था, उसे उस तरीके से आत्मसात नहीं कर सके, उसे भी वे जोड़ते हैं। मध्यकाल के संदर्भ में उन्होंने इसीलिए गीता से जोड़ते हुए भक्ति के उदय की पूरी परंपरा को बताया और दक्षिण में आलवार नायनमार के संतों के ग्रंथों को भी सम्मिलित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल की परंपरा को एक दिशा देते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। परवर्ती आलोचक एवं इतिहासकार नामवर सिंह ने उसे ही दूसरी परंपरा की खोज में उद्धृत किया है। अगले इतिहासकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथ हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य और इतिहास ग्रंथ से जुड़े हुए लिखे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी जो इतिहास ग्रंथों का निर्माण किया है वह मार्क्सवादी, प्रगतिशील और जनवादी चेतना युक्त है। डॉक्टर रामविलास शर्मा समाज एवं साहित्य का परस्पर पूरक संपर्क मानते हैं। वे मानते हैं कि इसमें राजनीति, अर्थ और संस्कृति एक तरह से द्वंद्वात्मक रिश्ते के माध्यम से निर्माण करती है। वे समाज में भाषाई आधारित समुदाय को हिंदी जाति या अन्य भाषा संबंधी जाति सूचित करते हैं। वे सामाजिक संरचना की जाति की संकीर्ण व्याख्या नहीं लेते हैं, बल्कि भाषा को आधार बनाते हुए हिंदी जाति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के लेखन में साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों और सामंत विरोधी शक्तियों के विरुद्ध साहित्य का निर्माण किया गया है और उन लेखकों को महत्व दिया गया है जिन लेखकों ने प्रगतिशील चेतना युक्त साहित्य का निर्माण किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अन्य मार्क्सवादी आलोचकों से इस मामले में भिन्न हैं। वे इतिहास और आलोचना को परस्पर एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वे ये मानते हैं कि इतिहास कहीं ना कहीं आलोचना की सहायता करती है और आलोचना इतिहास को जीवंत बनाता है। उन्होंने जिस मानव समाज की व्याख्या की है उस मानव समाज में साम्राज्य विरोध करना नितांत आवश्यक है। वे प्रगतिशील चेतना के लिए इतिहास की जगह परंपरा शब्द का प्रयोग ज़्यादा समीचीन महसूस करते हैं। उन्होंने इतिहास की जगह परंपरा का प्रयोग करने पर बल दिया है। उन्होंने परंपरा का मूल्यांकन नामक पुस्तक भी लिखी और इसमें उन्होंने प्राचीन संस्कृत कवियों के साथ ही प्राच्य के शेक्सपियर या अन्य महत्वपूर्ण कवियों की तुलना की है
और यह स्थापित किया है कि भारतीय कवि या भारतीय साहित्य किसी मामले में कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत ही है। रामविलास शर्मा प्राच्य इतिहासविदों को चुनौती देते हैं और उनके ऐतिहासिक मान्यताओं का खंडन करते हैं। रामविलास शर्मा की दृष्टि प्रगतिशील है और उन्होंने प्रगतिशील साहित्य के निर्माण में परंपरा की अहम भूमिका मानी है। उन्होंने माना है कि परंपरा को आधार बनाकर इतिहास और आलोचना का समन्वय करके हम एक अच्छा इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत कर सकते हैं। हम साहित्य की समीक्षा और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के पश्चात जिस महत्वपूर्ण आलोचक का मैं जिक्र करने वाला हूँ, उनका नाम नामवर सिंह है। हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में अजैब शाह द्विवेदी की परंपरा को मीलों तक आगे बढ़ाने वाले तथा पूरे साहित्य की दशा एवं दिशा के निर्धारित करने वाले डॉक्टर नामवर सिंह हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उनकी इतिहास दृष्टि की खूबी यह है कि उनका केंद्रीय तत्व युगबोध है और युगबोध के साथ ही वे अतीत और परंपरा के संवादी संबंध को स्थापित करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों का निर्माण करते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इतिहास ग्रंथों के लिए अतीत को जड़ रूप में नहीं स्वीकार करना है, बल्कि अतीत आधुनिकता के साथ निरंतर संवाद करते हुए एक जीवित परंपरा के तौर पर सक्रिय रहता है। उन्होंने मूल्यांकन करते हुए विविध साहित्यकारों के अतीत और वर्तमान के एक दूसरे के साहचर्य संबंध को स्थापित किया है। उन्होंने प्रासंगिकता के नाम पर अतीत को थोपना स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अतीत कहीं न कहीं प्रभावित करता है, लेकिन हमें उन बिंदुओं की तलाश करना चाहिए जो कालानुक्रम में कहीं न कहीं दबा दिए गए हैं या हाशिए पर छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने लोक साहित्य, हाशिए की साहित्य और वैचारिकी को केंद्र में साहित्य में उतारने का प्रयास किए हैं। उनकी इतिहास दृष्टि संवाद धर्मी है, उनकी इतिहास दृष्टि युगबोध पूरक है। इसके पश्चात जिस इतिहासकार का नाम हिंदी साहित्य में आदर से लिया जाता है, उनका नाम डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है। उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी साहित्य को हिंदी मानवीय संवेदना का इतिहास माना है। उन्होंने सांस्कृतिक संवेदना को ज़्यादा महत्व दिया है और उन्होंने भाषा को उसका एक अधिक हथियार स्वीकार किया है। भाषा एक ऐसा औजार है जो संस्कृति के विकास में सहायक होता है और उन्होंने कालखंड जब विभाजन किया है तो उसमें संवेदना के पक्षों को ज़्यादा विस्तृत करके बताया है। उन्होंने विरुद्धों के सामंजस्य की स्थापना का प्रयास किया है। उन्होंने संतुलन और सामंजस्य को समाज की सांस्कृतिक चेतना से युक्त बताया है। वे चाहते हैं, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि हिंदी साहित्य कहीं न कहीं इस सांस्कृतिक संतुलन को स्थापित करते हुए एक काल प्रवाह की तरह जीवंत दस्तावेज की तरह आगे बढ़ता है। उन्होंने समाज की धारा को एक जीवंत सांस्कृतिक धारा के तौर पर स्वीकार किया है। इनके पश्चात जिस महत्वपूर्ण आलोचक का मैं नाम लूँगा वह मैनेजर पांडे हैं। उन्होंने साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे हैं, जिसकी गणना साहित्य और साहित्य की इतिहास दृष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैनेजर पांडे ने साहित्य को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया है। वे मार्क्सवादी विचारक हैं किंतु मानवतावादी भी हैं। उनकी विचारधारा में मानवतावाद प्रखर है। मैनेजर पांडे अपनी विचारधारा में मानवतावाद के साथ साथ मूल्यांकन परकता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अनुसार इतिहास का आलोचना से बहुत घनिष्ठ संबंध है। उत्तर आधुनिकता या इस तरीके की चीज़ें या इतिहास का अंत जैसी चीज़ों का वे प्रखर विरोध करते हैं और इतिहास को आलोचना के संवेद के रूप में, उसके सहयोगी के रूप में स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि आलोचना इतिहास समुच्चय रूप से एक साथ साचर करके एक अच्छी इतिहास ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। वे
हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचना के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और समाज की उस प्रक्रिया पर ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को गहनता से विश्लेषित करती है। मैनेजर पांडे एक मानवतावादी, मार्क्सवादी, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ साहित्य इतिहास ग्रंथ का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम एक स्त्री लेखिका जो कि इतिहास ग्रंथ का निर्माण करती हैं और वह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रखती हैं इस पूरी परंपरा में, उनका नाम सुमन राजे है, जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। उन्होंने जिस पुस्तक का निर्माण किया है उसे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कहते हैं। सुमन राजे आधा इतिहास में हमें उस मौन अभिव्यंजना की ओर ले जाती हैं जिसे सदियों से इस पितृसत्तात्मक समाज में मौन कर दिया गया है, जिन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है, इतिहास में भी जिनकी उपस्थिति बहुत कम दर्ज की गई है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास स्त्रीवादी दृष्टिकोण से लिखा हुआ प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है, जिसमें सुमन राजे ने उन परिस्थितियों में किस प्रकार से स्त्री कैसे सोचती है, विचारती है या प्रस्तुत करती है, इसको दिखलाने का प्रयास किया है। सुमन राजे ने जो कालखंड का विभाजन भी किया है उसे नवजागरण को केंद्रित करके किया है। सुमन राजे ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्त्री के उस दृष्टिकोण का परिचय दिया है कि किस प्रकार हाशिए पर धकेल दी गई या समाज के पुरुषवादी सत्ता के सामने जिनकी उपस्थिति हमने दर्ज नहीं की है, उन स्त्रियों को भी इतिहास में स्थान देना अनिवार्य होगा। सुमन राजे ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ स्त्रियों की अनुभूति से इतिहास ग्रंथ को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। सुमन राजे ने इतिहास ग्रंथ में नवजागरण के विविध स्तरों, तत्वों का विश्लेषण किया है। उनकी जो दृष्टि है वह स्त्री दृष्टिकोण के साथ ही भारतीय संस्कृति और नवजागरण केंद्रित दृष्टिकोण है, जो इतिहास ग्रंथ को एक नई दिशा देती है। समग्रता में हम कह सकते हैं कि अभी तक के विविध दृष्टिकोणों का अनुसरण करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हिंदी साहित्य विविध दृष्टियों को और समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विविध विचारों को आत्मसात करते हुए अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। विविध इतिहासकार उसमें अपनी ओर से बहुत कुछ नया बौद्धिक चेतना संपन्न और वैज्ञानिक चेतना युक्त जोड़ने का प्रयास करते हैं और इतिहास को एक सर्वसम्मत रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हम यह निष्कर्ष कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कालानुक्रम की पद्धति से शुरू हुआ था, कवि वित्त संग्रह की पद्धति से शुरू हुआ था, वह वर्तमान में वैज्ञानिक और बौद्धिक चेतना संपन्न एक समग्रता पूर्ण दृष्टिकोण को अपना चुका है, जिसमें विविध दर्शनों का समावेश भी हुआ है और जिसमें हम समाज के एक संपूर्णता को अध्ययन करके सीख सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि समाज की धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है, किस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है, प्रत्येक युग का कैसा चरित्र होता है, प्रत्येक युग कैसी संवेदना रखता है, प्रत्येक युग का मनुष्य कैसी विचारधारा और भावनाओं को आत्मसात करते हुए साहित्य का निर्माण करता है, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि किस प्रकार साहित्य समाज की दिशा को तय करता है। धन्यवाद।